हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए हाजिर हूँ आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं +2 के, तो मैं सोच रहा हूँ कि एडमिशन जो है मैं आपको लगभग मैं क्लियर करवाऊँ पूरा। देखिए, जब भी आप एडमिशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे बेसिक चीज़ जो है तो आपको तैयार करनी पड़ेगी रेशो। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं रेशो में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। पहले जो मान लीजिए A, B 2 पार्टनर थे, दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो चाहते हैं कि कैपिटल एक्सटेंशन के लिए, बिजनेस की एक्सटेंशन के लिए एक और पार्टनर बिजनेस में आए और वो और पैसा लेके आए और बिजनेस क्या थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। तो मुझे बताइए कि नए पार्टनर के आने से जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे क्या उनकी रेशियोज में चेंजेस नहीं आएंगे। पहले जो प्रॉफिट 2 हिस्सों में बटा करता था, अब एक तीसरा नया पार्टनर आने की वजह से अब प्रॉफिट्स के कितने हिस्से किए जाएंगे, 3 हिस्से किए जाएंगे। तो चलिए, एडमिशन का चैप्टर तो लेंथी है तो मैं उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले ले चलता हूं आपको कि नए पार्टनर के आने की वजह से जो रेशो में चेंजेस आएंगे, जो रेशो नई बनेगी वो किस तरह से बनाई जाएगी। एक तो पहली चीज, जब भी हम एडमिशन करेंगे किसी नए पार्टनर की, तो इसका मतलब पुराने पार्टनर्स की पूरी सहमति चाहिए। सभी पार्टनर की अगर सहमति होगी तभी नया पार्टनर बिजनेस में क्या करेगा, एंटर करेगा। तो चलिए, नए पार्टनर के आने की वजह से जो जो रेशो में चेंजेस आ सकते हैं कि किस किस तरह से, कि हमें किस किस तरह का सम आ सकता है कि रेशो को नई रेशो कैसे पता की जाए, कि नए के आने से ओल्ड पार्टनर को कितना फायदा, कितना क्या नुकसान होगा, वो सारा कुछ हम कैसे करेंगे। चलिए पहले सिंपल चलते हैं। पहले आपको सिंपल सम करवा दूं। मान लीजिए पहला टॉपिक मैंने सिंपल कहा कि A, B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। मैंने अपनी तरफ से कहा कि A और B एक पार्टनर है और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। तो 3:2 का मतलब 3 और 2 5, यानी कि 3/5 और 2/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे टोटल आएगा उसका मतलब है कि प्रॉफिट में जो हिस्सा है टोटल जो है वो 5 का है, जिसे 5 में से 3 हिस्से किसके, A के, और उस 5 में से 2 हिस्से किसके, B के। तो ये तो रही हमारी ओल्ड रेशो। फिर मैंने आपसे कहा जी C जो है वो नया पार्टनर आया और C ने कहा जी मुझे प्रॉफिट में 1/5 हिस्सा चाहिए। लो जी, पहला आ गया बिल्कुल सिंपल सम। देखिए, इसमें C ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे प्रॉफिट में से 1/5 शेयर चाहिए। इसके अलावा C ने कोई भी शर्त वगैरह कुछ नहीं रखी कि मुझे किससे कितना चाहिए या नहीं। तो बताइए, ये पहला बिल्कुल सिंपल सम। ओल्ड पार्टनर्स की रेशो गिवन है और नए पार्टनर का सिर्फ यही कहा गया कि उसे प्रॉफिट्स में से कितना हिस्सा चाहिए, 1/5 का। तो चलिए, अब हुआ क्या, अब मुझे पता है कि नया पार्टनर C आ चुका है और उसने कह दिया है कि मुझे 1/5 चाहिए। तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म होगी कि हमें C का शेयर तो पता चल गया कि C ने 1/5 मांगा। अब इसके आने से रेशो किसकी चेंज होगी, A और B की। तो इसका मतलब A और B की नई रेशो में पता करनी पड़ेगी। तो चलिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखना। मैं यहां लिखने जा रहा हूं लेट प्रॉफिट 1। लेट प्रॉफिट 1। अच्छा, मान लीजिए फ्यूचर में मुझे ₹1 का प्रॉफिट हो, तो एक चीज तो कंफर्म है कि जब भी फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा उसमें से C का हिस्सा कितना होगा। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहां पे लिखूंगा रिमेनिंग शेयर। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने रिमेनिंग शेयर क्यों लिखा। देखिए, अगर 1 का प्रॉफिट होगा तो पक्की सी बात है उस 1 में से 1/5 दे दीजिए किसको, C को, क्योंकि C का नया शेयर तो कंफर्म है पूरी तरह से। तो मैंने माना कि फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा, मैंने कहा जी फ्यूचर में अगर ₹1 का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 1/5 किसको देना पड़ेगा, C को देना पड़ेगा। अब खुद ही सोचिए, अगर प्रॉफिट के 5 हिस्से और उसमें से एक हिस्सा ले जाए C, तो बाकी A B के लिए क्या बचा, तो बाकी A B के लिए बचा 5 हिस्सों में से कितना, 4 हिस्से। तो ये सिंपल अपना एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर सिंपल समझना हो तो टोटल हिस्से कितने, 5, उसमें से C कितना ले गया, एक हिस्सा। तो अगर 5 में से एक हिस्सा चला गया तो 5 में से बचे कितने, 4 हिस्से। तो बताइए मुझे कि ये 4/5 जो बचा ये किसके लिए बचा, ये बचा जी A और B के लिए। तो देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे रेशियो निकली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुझे बताइएगा A और B के लिए बचा क्या। अच्छा जी, A और B के लिए बचा 4/5 और 4/5। ये सिंपल सी बात है कि अगर एक का प्रॉफिट उसमें से 1/5 ले गया C, तो 4/5 बचा A और B के लिए। अब ये तो है नहीं कि 4/5 जो है वो दोनों को दे दें, क्योंकि 4/5 एक ही हिस्सा है। अगर देखिए, अब मुझे पता नहीं कि मैं इनको दूं कैसे। अब A और B को दिया कैसे जाए, क्योंकि पड़ा तो 450 है, लेकिन इनको दिया कैसे जाए। तो देखिए, A और B की पुरानी रेशो क्या थी, प्रॉफिट ऐसे बंटा करता था A और B में, किस रेशो में, 3:2 में। तो अभी जो बचा आपके लिए वो इसी रेशो में आप दे दीजिए, 3/5 और 2/5 में। अब मैं आपको इसका रीजन बोल देता हूं कि क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया। देखिए, मुझे एक चीज बताइएगा, मान लीजिए अमाउंट में बात करते हैं। मैंने कहा जी नया पार्टनर जो है उसने प्रॉफिट में 20 रुपीज मांगे। नया पार्टनर जो है उसने प्रॉफिट में कितने हिस्से मांगे, उसने मांगा जी मुझे ₹20 का प्रॉफिट चाहिए। तो मैं मान लेता हूं जी
फ्यूचर में प्रॉफिट हो 100 रुपीज का, तो एक चीज तो कंफर्म है कि इस 100 में से 20 देने पड़ेंगे सी को, और बाकी जो 80 बचा वो किसका, बाकी जो 80 बचा वो ए और बी का। मुझे बताइए क्या दोनों को 80 देंगे? 80 तो एक ही हिस्सा है। तो मुझे बताइए अगर मैं आपसे कहूं कि जो 80 बचा वो 3-2 की रेशो में दे दीजिए, जब मुझे बताइए इक्वल दे दीजिए, तो मुझे बताइए इक्वल कैसे किया जाएगा? 2 पार्टनर है तो 1/2, तो क्या मल्टीप्लाई करके 40-40 आंसर नहीं आया? उसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि यहां पर जो ए बी के लिए बचा था वो 4/5 बचा था। अब ये 4/5 ए और बी को दिया कैसे जाए? कोई रेशो गिवन है नहीं, सिंपल सम है। तो मैंने कहा जी जो इनकी ओल्ड रेशो थी ना, उसी में जब बचा हुआ शेयर क्या ए और बी को दे दिया जाए। तो ओल्ड रेशो थी 3:2। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 4 × 3 12, और नीचे बेस क्या 25, 4 × 2 8, और नीचे बेस क्या 25। अब सी को भी साथ लीजिए, सी ने मांगा था 1/5। देखिए बेस सेम होने चाहिए। अगर इसका 25 बेस है, इसका 25 है, तो इसका बेस भी कितना करेंगे 25। तो बताइए मुझे अगर 25 बेस करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई? 5 से मल्टीप्लाई, उतना ही ऊपर आएगा। तो फिर क्या करेंगे 5/25। तो इसका मतलब है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आई वो हमारी रेशो आई 12, 8 और 5। तो न्यू रेशो हमारी 12, 8 और 5। तो चलिए अब हमें ओल्ड भी रेशो भी पता है और हमें न्यू रेशो भी पता है। ओल्ड माइनस अगर न्यू कर देंगे तो क्या निकल आएगा? सैक्रिफाइस। चलो ये बाद में करेंगे कि सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा अगर ओल्ड माइनस क्या कर देंगे, न्यू कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये आपका बिल्कुल सिंपल सा सम, अगर ये पेपर में आ जाए तो याद रखिए कि लेट प्रॉफिट वन कब किया जाएगा। देखिए सी ने मांगा 1/5 और इसके अलावा सी ने कुछ नहीं कहा कि मुझे ए से इतना चाहिए जब बी से इतना चाहिए। सिंपली उसने अपनी बात रखी कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें मुझे कितना चाहिए 1/5। इसलिए मैंने अज्यूम किया कि अगर फ्यूचर में प्रॉफिट हो 1 रुपया तो उसमें से 1/5 किसको दे दिया जाएगा? नए पार्टनर को, और बाकी जो 4/5 बचेगा वो बंट जाएगा किसमें? ए और बी में। लेकिन वो 4/5 दूंगा किस रेशो में? मैंने कहा जी जिस ओल्ड रेशो में उनको पैसे पहले प्रॉफिट मिलते थे, ये बचा हुआ शेयर जो है उनको उसी रेशो में दे दिया जाए। तो ये रहा आपका पहला इजी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी वाला। चलिए इसमें अब थोड़ा सा चेंज करें और कि क्या चेंज आ सकते हैं। मैं इसी सम को लेके चलूंगा। मान लीजिए ए बी ही पार्टनर है और सी ने जो मांगा वो मांगा 1/5। एक लाइन में नीचे नहीं ऐड कर दूंगा। लो जी एक तरह का सम हमारा हो चुका है। देखिए फिर से वही सम, मैंने कहा जी ए बी पार्टनर है, रेशो सेम वही, और सी ने कहा जी मुझे कितना चाहिए 1/5 चाहिए। एक नई लाइन में ऐड कर देता हूं, इन फ्यूचर ए एंड बी डिसाइडेड फ्यूचर रेशियो वुड बी कुछ भी 2:1। कहते हैं जी इन फ्यूचर में ए बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो हमारी रेशो होगी वो किस उस रेशो को रखेंगे, क्या अपनी रेशो का क्या रखेंगे, अनुपात क्या रखेंगे? हम रखेंगे 2:1 की रेशो। यानी कि उन्होंने पहले से डिसाइड किया कि जो फ्यूचर में अब क्या होगा, फ्यूचर में हमारी रेशो जो है ना ए और बी क्या रखेंगे, वो रखेंगे 2:1। बट हुआ क्या, ओल्ड रेशो थी 3:2। अब आ गया जी नया पार्टनर। अब नया पार्टनर जो आ गया वो आ गया 1/5, और डिसाइड किया गया ए और बी पहले से डिसाइड किया हुआ था। अब करेंगे क्या देखना, मैंने कहा जी सी ने कोई शर्त नहीं रखी। सी ने कहा कि मुझे फ्यूचर में कितना प्रॉफिट चाहिए 1/5। देखिए फिर लेट 1 करूंगा, मैंने कहा जी लेट प्रॉफिट क्या 1, तो 1 में से 1/5 तो कंफर्म है किसको दिया जाएगा? सी को दिया जाएगा। अब बचा 4/5। मुझे बताइए ये 4/5 जो रिमेनिंग बचा ये ए और बी के लिए बचा। मैंने कहा जी ये 4/5 जो बचा वो ए बी को दे दिया जाए। जो पिछला सम था उसमें मुझे ये वाली लाइन गिवन नहीं थी, तो मैंने किया क्या, जो ए और बी के लिए रिमेनिंग पार्ट बचा मैंने उनको उन्हीं की ओल्ड रेशो में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन अब चीज देखिए, बचा तो शेयर इतना ही है, अब ये वाला बचा हुआ शेयर ओल्ड रेशो में नहीं दिया जाएगा। देखिए यहां पर डिसाइड था ए और बी का कि फ्यूचर में हमारी रेशो क्या होनी चाहिए 2:1। तो मैंने कहा जी अब तो हमारे पास पड़ा हुआ है, फिर ओल्ड की क्या जरूरत, जब न्यू वाला पोर्शन पता है। तो इसका मतलब हुआ कि अभी जो बचा हुआ पोर्शन है वो किस रेशो में दे दिया जाए। इन्होंने डिसाइड किया था कि फ्यूचर में हमारी रेशो क्या होगी 2/3 और 1/3। तो मैंने कहा जी ये तो हो नहीं सकता कि नया पार्टनर सी आ चुका है, तो सी के आने की वजह से जितना सी लेके चला गया बाकी जो पार्ट बचा वो आपको इसी रेशो में दे दिया जाएगा। तो वो 4/5 किस रेशो में दे दिया गया 2:1 में। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो 4 × 2 8, 8/15, 4 × 1 4 और नीचे क्या 15। तो चलिए अब बेस है 15, मुझे बताइए सी का पोर्शन क्या था 1/5। चलिए बेस करिए 15,
अगर 15 बेस करना हो तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, उतना ही क्या ऊपर आएगा, तो ये आएगा 3/15। तो चलिए दो तरह के हम सम कर चुके हैं, जिसमें जो बचा हुआ पार्ट है, पहले तो मैंने दिया क्या ओल्ड रेशो में, पर एक चीज गौर करिएगा, जब भी ये लाइन लिखी होगी कि फ्यूचर में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि हमारी रेशो ये वाली होगी, तो सिंपल सा सम कि जो बचा हुआ पार्ट है वो ओल्ड रेशो में ना देने की बजाय किस रेशो में दे दीजिए, जो उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड कर रखा है। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बताया कि क्यों ये मल्टीप्लाई ही किया जाएगा। तो चलिए अब ओल्ड रेशो भी पता है, न्यू भी पता है, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो क्या निकलेगा, सेक्रीफाइस। चलो सेक्रीफाइस हम बाद में करेंगे। चलिए दो तरह के आपके सम हो गए। देखिए अब तीसरा किस तरह का सम आपको आ सकता है। चलिए मान लीजिए ओल्ड रेशो ये है 3 रेशो क्या 2। अब सिंपल सम तीसरा आया, लो जी उन्होंने ए बी सी तीनों की नई रेशो भी गिवन कर दी। ओल्ड रेशो थी 3:2 और नई रेशो हमें दे दी सीधे से क्या, देखिए पिछले सम में क्या था, पिछले सम में ए और बी ने अकेले डिसाइड किया था कि फ्यूचर की रेशो ये होगी। इस बार हमें सम जो है और सिंपल कर दिया गया, इस बार तीनों की ही नई रेशो दे दी गई, ए बी और सी, और लिख के दे दिया गया 3:2:1। तो मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। तो मुझे बताइए कि सम में क्या न्यू रेशो निकालने का कोई मतलब बनता है क्या? ओल्ड रेशो भी पता, न्यू रेशो भी पता तीनों की, तो चलिए ओल्ड भी पता और न्यू भी पता, तो मतलब सम सिंपल, तो मतलब सैक्रिफाइस निकालना स्टार्ट करें। तो मुझे बताइए अगर ओल्ड में से न्यू माइनस कर दूं तो क्या निकलेगा, सैक्रिफाइस। हम सैक्रिफाइस क्यों बोलते हैं इसको, देखिए नए पार्टनर के आने की वजह से जो ओल्ड पार्टनर्स है अब उनके शेयर में क्या आएगी, थोड़ी सी गिरावट आएगी, क्योंकि उसका हिस्सा चला जाएगा किसको, नए पार्टनर को। तो इसलिए बोला जाता है कि ओल्ड माइनस न्यू करा जाए तो क्या निकलेगा, सैक्रिफाइस। तो चलिए सैक्रिफाइस को ओल्ड माइनस क्या, न्यू। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब मैंने ओल्ड रेशो लिखी 3/5 और क्या 2/5, उसी तरीके से नई रेशो आपको गिवन है तो 3:2:1। कई बार दिमाग में आता है कि सी को ऐड करना या नहीं करना, इस तरह की कोई चीज अपने दिमाग में रखनी, बिल्कुल एक्यूरेट अपनी न्यू रेशो लेना, जैसे कि 3/6, 2/6 और 1/6। और याद रखिएगा सैक्रिफाइस करेगा कौन, सैक्रिफाइस करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी कि ओल्ड पार्टनर्स। तो मुझे बताइएगा अपने ए और बी ही क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे किसके लिए, सी के लिए। तो मुझे बताइए ए को पहले कितना मिलता था 3/5, बी को कितना मिलता था 2/5। अब मुझे बताइए ए को मिलता है 3/5 और बी को कितना 2/5। अब न्यू क्या मिलता है, अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू कर दूं, नए पोर्शन में मिला 3/6 और 2 को कितना, बी को मिला 2/6। तो मैं एलसीएम ले लूं तो मैं 6 × 5 30 एलसीएम ले लेता हूं। जब मैंने 30 एलसीएम दिया तो 6 × 3 18 और 5 × 3 15, तो ये मेरा आया 3/30। दूसरा करिए 30 एलसीएम लिया, 6 × 2 12 और ये क्या 10, तो ये 2/30। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैंने ओल्ड माइनस न्यू किया तो सैक्रिफाइस निकल के आया 3/30 और 2/30। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिजनेस का जो टोटल है ना वो है 30। अब उस 30 में से ए को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा 3 हिस्सों का, किसमें से 30 के हिस्सों में से, और बी को 30 में से कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, 2 का सैक्रिफाइस करना पड़ा। और याद रखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में भी याद रखिएगा कि बेस जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तो है नहीं कि ए और बी पूरे का टोटल सैक्रिफाइस करेंगे, तो सिंपल सी बात है अगर 30 हिस्से हैं तो उसमें से ए कितना सैक्रिफाइस करेगा, 3 हिस्से सैक्रिफाइस करेगा, और बी 30 में से कितने हिस्से सैक्रिफाइस करेगा, 2 हिस्से जो है वो सैक्रिफाइस करेगा। तो चलिए पिछले जो हमने सम किए उसमें भी सिंपल सी बात थी कि हमने न्यू रेशो खुद निकालना सीखी थी, तो सिंपल सी बात है ओल्ड माइनस न्यू करिए और ये आपका निकलेगा क्या, सैक्रिफाइस। तो 3 तरह के जो टॉपिक है वो आपको क्लियर करवा चुका हूं, एक बिल्कुल ही सिंपल, दूसरे में क्या उन्होंने फ्यूचर में सिर्फ ए बी ने डिसाइड किया था, और क्या तीसरे में क्या ओल्ड भी पता, और तीनों की क्या न्यू भी पता। तो चलिए अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और लेके आते हैं। चलिए अभी मैंने आपसे कहा कि जो सी है उसने सीधी एक चीज कही कि मुझे 1/5 चाहिए, जो भी 1/6 1/8 1/9 कुछ भी चाहिए, लेकिन उसने कोई डिमांड नहीं करी थी कि मुझे अपना ए से इतना चाहिए या बी से इतना चाहिए। अब दो तरह से लिखना, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, दो तरीके आएंगे। एक में क्या नया पार्टनर खुद कहेगा कि मुझे इतना चाहिए, और चाहिए भी क्या, ए और बी से इतना इतना, एक तो ये चीज आ गई फर्स्ट पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है वो आएगा उसमें जो नया पार्टनर है वो कुछ नहीं बोलेगा कि मुझे कितना शेयर चाहिए कितना नहीं। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर नया पार्टनर कुछ नहीं कहेगा तो ओल्ड पार्टनर्स खुद डिसाइड करेंगे कि कितना हिस्सा क्या सी को मिलना चाहिए। तो दो तरह के पार्ट बनेंगे कि एक तो सी खुद बोले आके, अगर वो खुद बोलता है तो ठीक है, उसके हिसाब से सम किया जाएगा। मान लीजिए कि ऐसा सम आ गया जिसमें सी ने कुछ नहीं कहा कि मुझे कितना चाहिए, तो फिर करा क्या जाएगा, इसका मतलब उसकी जो रेशियो है वो कौन डिसाइड करेगा, उसकी रेशियो कौन डिसाइड करेगा, ओल्ड पार्टनर्स खुद डिसाइड करेंगे कि किस रेशियो में इसको देना चाहिए। चलिए फर्स्ट पार्ट में मैं आपको करवाता हूं कि जिसमें सी ने कुछ नहीं कहा कि मुझे कितना शेयर चाहिए। इसका मतलब है कि ए और बी खुद डिसाइड करेंगे। अब मेरे साथ करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये मल्टीप्लाई होना चाहिए या नहीं, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन इसी चीज में है कि समय मल्टीप्लाई का पता नहीं चलता है कि कब करना और कब क्या नहीं। चलिए मैं करवाने जा रहा हूं वो वाला सम जिसमें नए पार्टनर ने कुछ नहीं कहा, ओल्ड पार्टनर्स ने खुद कहा कि हम जो नए पार्टनर को है वो कितना देने जा रहे हैं। देखिए ओल्ड रेशो भी रखी मैंने, चलो दो टॉपिक के हैं इस तरह से। तो मैं पहले आपको फर्स्ट टॉपिक कर दूं। मान लीजिए ए बी पार्टनर है और सेम रेशो क्या है, 3:2। तो 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपको वो वाला करवाने जा रहा हूं जिसमें सी कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा जी एडमिट हुआ सी, पर सी ने कुछ नहीं कहा कि मैं कितना लूंगा। नया पार्टनर कौन आ गया, सी आ गया। तो सी ने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब हुआ चलिए देखना ये वाला सम जो है इसमें सी ने खुद रिक्वायरमेंट रखी है कि मुझे शेयर चाहिए। देखना कहा गया जी सी एडमिट हुआ, पहले केस का वही कर लेते हैं जिसमें सी खुद बोलेगा कि मुझे इतना चाहिए। लो जी हम करते आ रहे हैं कि सी ने कहा जी मुझे इतना शेयर चाहिए। अब देखिए सम में चेंज क्या आया, ओल्ड रेशो सेम है। मैंने कहा जी सी आया, उसने कहा कि मुझे 1/5 चाहिए, और जो हमने पिछले सम किए उसमें सी की ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि अगर मुझे 1/5 चाहिए तो ए और बी से चाहिए कितना कितना। उसने सिर्फ इतनी बात कही थी कि जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा मुझे 1/5 दे दीजिए। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं कि ए कितना देगा या बी कितना देगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये सी ने खुद कहा कि मुझे 1/5 चाहिए और इसने रिक्वायरमेंट भी रखी कि मुझे मेरा शेयर जो मुझे चाहिए उसका 1/5 जो चाहिए वो चाहिए ए से। 1/5 किससे चाहिए, फ्रॉम ए से, और 4/5 किससे चाहिए, बी से। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए एक तो ये चीज पता कि सी ने मांगा कितना, 1/5। तो मुझे बताइए जब सी ने बोल ही दिया कि मुझे 1/5 चाहिए तो उसने ये भी कह दिया कि ये वाला जो 1/5 है वो मुझे चाहिए किस किस से। नॉर्मल सी बात है ये ए बी से ही मांगेगा। तो इसने कहा जी मुझे मेरे शेयर का ऑफ हिज शेयर, मुझे मेरे शेयर का 1/5 किससे चाहिए, ए से, और मुझे मेरे शेयर का 4/5 किससे चाहिए, बी से। अब ध्यान से समझ गया, इसका मतलब हुआ अब हमें डायरेक्ट सैक्रिफाइस निकालने पड़ेंगे। डायरेक्ट क्या निकालने पड़ेंगे, सैक्रिफाइस, क्योंकि ए को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और बी को भी क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। अब मुझे बताइए अगर मैंने मल्टीप्लाई वगैरह करना मैं करूंगा क्यों, देखना इसी चीज को देखना, ए को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और बी को भी क्या, सैक्रिफाइस। अब ध्यान से देखिएगा सी ने मांगा कितना, टोटल 1/5, और इसने कहा जी ये वाला जो 1/5 है ए और बी दोनों से मुझे चाहिए किस रेशो में, इस मेरे शेयर का एक 1/5, मेरे शेयर का 1, देखिए मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, और बाकी जो बचा 4/5 वो मुझे किससे चाहिए, वो चाहिए बी से। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यह 1/25 और यह 4/25, तो ये डायरेक्ट क्या निकल आया, सैक्रिफाइस निकल आया। अब मुझे बताइए कि मैंने यहां पे मल्टीप्लाई करा क्यों। देखिए अब इस 1/5 को मैं ऐसे मान लेता हूं कि मैंने कहा जो सी आया 1/5 को मैं मान लेता हूं अमाउंट में, मैंने कहा जी मुझे 20 रुपए चाहिए, ठीक है जी। अब अगर मुझे 20 रुपए चाहिए तो मैंने कहा जी मुझे मेरे शेयर का यानी कि 20 रुपए का मुझे चाहिए कैसे, मैंने कहा जी मुझे इस शेयर का ए से चाहिए 1/5, यानी कि 5 हिस्से रखे। अगर 5 में से एक हिस्सा इसने मांगा ए से तो बाकी 4 हिस्से किससे मांगे जाएंगे अपना बी से। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 20 रुपए सी ने मांगे तो उसने कहा जी मुझे मेरे 20 रुपए का 5th हिस्सा यानी कि 1/5 किससे चाहिए, ए से। अब मुझे बताइए कैसे करा जाएगा, क्या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए कि टोटल 20 रुपए है उसमें से 1/5 कौन देगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 4, और इसका 4/5 करूंगा तो कितना आएगा 16, तो बन गया पूरे 20 रुपए। अच्छा अब और सिंपल अगर मैं करूं, अगर मैं आपसे सिंपल कह दूं कि यहां पर तो सी ने मांग लिया 1/5 और कहा जी मुझे इस तरह से चाहिए, मैं आपको सिंपल पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 20 रुपए चाहिए, मान लीजिए ये रेशियो ना, मैं इसको और सिंपल कर देता हूं, मैं कहूं जी नहीं मुझे ना ए और बी दोनों से इक्वल चाहिए, तो मुझे बताइए जब आप इक्वल करते
तो क्या आप ऐसे सॉल्व ना करते कि 21/2 21/2, क्योंकि इक्वल मांगा गया दो पार्टनर से। जब दो पार्टनर से इक्वल मांगा गया यानी कि दो हिस्से, तो जब इक्वल करोगे 10-10 रुपीज कैसे आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 1/2। अब सिंपल सी चीज ध्यान में रखिएगा कि जब सी ने नया पार्टनर जो बिजनेस में आया उसने 1/5 मांगा और उसने एक शर्त भी रखी कि मुझे मेरे शेयर का कितना चाहिए, 1/5 चाहिए ए से और 4/5 किससे, बी से। कई बार समय ऐसा आता है कि ये ए चीज नहीं लिखी होती कि बी से कितना मांगा गया। तो सिंपल सी चीज, अगर 1/5 सी ने मांग ही लिया और उसने खुद कह दिया कि मुझे मेरे शेयर का 1/5 किससे चाहिए, ए से, तो सिंपल सी बात है कि बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट क्या बचा होगा, रेस्ट ऑफ द रेशो क्या बची होगी। अगर 5 में से एक हिस्सा ले लिया गया ए से, तो बाकी के 4 हिस्से किससे लिए जाएंगे, बाकी के 4/5 लिए जाएंगे किससे, बी से। तो चलिए, जब आपको पता चल चुका है कि ओल्ड रेशो ने निकाल ली और यहां पे क्या निकला, सेक्रीफाइस, तो मुझे बताइए न्यू रेशो कैसे निकलेगी। न्यू रेशो बिल्कुल सिंपल, ये हमारे पास क्या, ओल्ड, अगर ओल्ड में से क्या माइनस कर दिया जाए, इनका सेक्रीफाइस। जैसे मान लो पहले मुझे मिलते थे 100 रुपए, लेकिन नए पार्टनर के आने की वजह से उसमें से मुझे 20 रुपए उसको देने पड़े। तो पहले मुझे मिलते थे 100 रुपए यानी कि ओल्ड, और अब मुझे सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, 20 का। तो जब मुझे 100 में से 20 माइनस करूंगा यानी कि ओल्ड माइनस क्या, सेक्रीफाइस, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस क्या बनेगा हमारी न्यू रेशो। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक तरह से, जिसमें मैंने आपको बताया कि सी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट कैसे कैसे रख सकता है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और चलिए, एक सम है, फिर से वही चीज है, ओल्ड रेशो क्या, 3 रेशो क्या, 2। फिर से आ गया जी, एक नया पार्टनर आया और उसने सी ने कहा कि मुझे बिजनेस में चाहिए प्रॉफिट कितना, 1/5 का, 1/5 का प्रॉफिट चाहिए। फिर उसने कहा जी मुझे ना विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सिंपल सी बात है, सी ने फिर से अपनी एक शर्त रखी, कहता है जी मुझे चाहिए 1/5 विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम क्या, ए, और इक्वली फ्रॉम क्या, बी। उसने कहा जी मुझे इक्वली, दोनों से इक्वल चाहिए। तो फिर सिंपल सी बात है, जब उसने खुद ही बोल दिया कि मुझे दोनों से इक्वल चाहिए, तो इक्वल का मतलब दो पार्टनर है, तो रेशो क्या बनेगी, 1/1। तो जी सी ने मांगा 1/5, तो इसका मतलब फिर से ए और बी को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। देना क्या, सी को 1/5, लेकिन दिया कैसे जाएगा, उन्होंने कहा जी दोनों हाफ हाफ देंगे, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम क्या, ए एंड इक्वली फ्रॉम क्या, बी। तो इसमें 1/10 कौन देगा, ए, और 1/10 कौन देगा, सी। तो ये सिंपल पिछली तरह से ही था। पिछली बार में क्या था कि सी ने मांगा था 1/5, उसने कहा जी मुझे मेरे शेयर का, यानी कि ए और बी मेरे शेयर का मुझे देंगे, मेरे शेयर का हाफ और हाफ। पिछले में था क्या, 1/5 और 4/5। तो ये तो बिल्कुल इजी हो चुका है आपके लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अब सी नया पार्टनर आए और कहे कि मुझे ना 1/5 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1/5। अब इससे जरूरी नहीं कि हर बार आपको पूरा सा बना के देंगे। अगर मैं सिंपल बोल दूं कि सी ने कहा विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:1। लो जी, सी ने अपनी क्या रखी, सी ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी कि एक तो मुझे 1/5 चाहिए, लेकिन वो 1/5 मुझे चाहिए कैसे, मुझे ए और बी से किस रेशो में चाहिए। पिछली बार में क्या था, इक्वल। अब इसने कहा जी मुझे 2:1 में चाहिए, तो फिर से वही सिंपल चीज, लो जी सेक्रीफाइस तो ए और बी को ही करना पड़ेगा। लो जी, सी ने कहा जी मुझे चाहिए 1/5, लेकिन मुझे चाहिए ए और बी दोनों से इस बार इक्वल नहीं, किस रेशो में, 2:1 में। तो मुझे बताइए कि क्या हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो फिर से हमारा 2/15 और ये क्या, 1/15, ये हमारा फिर से क्या निकल आया, सेक्रीफाइस। तो ये सब मैंने आपको करवाए, जिसमें क्या बोला गया, सी ने कहा जी मुझे इतना चाहिए और दोनों से क्या, इतना इतना। अब एक छोटी सी चीज है, कई बार सब में क्या आ सकता है, देखिए मैंने आपसे कहा कि सी ने कहा जी मुझे ऑफ हिज शेयर, कि मुझे मेरे शेयर का 1/3 या 2/3 ए से चाहिए और बी से। तो जब उसने एक रिक्वायरमेंट रखी कि मुझे मेरे शेयर का उससे इतना चाहिए, उससे इतना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके मुझे पहले देखना पड़ा कि हाँ कितना कितना इसने मांगा। अब एक चीज और ख्याल रखिएगा, जब आपको पता है कि ए ने सेक्रीफाइस किया 2/15 का, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/15 का, खुद सोचिए जितना ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही शेयर किसका बनेगा, सी का। सी ने मांगा कितना, 1/5, किस रेशो में मांगा था, 2:1 में, और 2:1 में ए और बी ने उसको दे भी दिया। तो इसका मतलब 2/15 दिया किसने। अगर मैं चेक करना चाहूं क्या वाकई में सी का 1/5 बना भी या नहीं, मुझे बताइए। अगर ए ने 2/15 दे दिया किसको, सी को, तो सी के अकाउंट में प्लस होगा, सी को मिला किससे, ए से। अच्छा, प्लस सी को बी से कितना मिला, 1/15। मुझे बताइए
इसका बेस क्या, इसका एलसीएम क्या आएगा 15, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, तो जब मैं इसको कट करूंगा तो 3 15 किससे जाएगा 1/5 से। तो इसका मतलब जब मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो उसको प्लस करने से सी का शेयर बनना चाहिए। अब एक चीज ये आ सकती है कि हो सकता है कि अब मैं आपसे एक चीज बोलूं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे 20 रुपए चाहिए, एक सी क्या कर सकता है, सी ने कहा कि मुझे चाहिए 20 रुपए और मुझे दोनों से ना इक्वल इक्वल चाहिए, तो मुझे निकालना पड़ा, मैंने कहा जी दोनों से इक्वल इक्वल चाहिए, तो मुझे 20 का 1/2 करना पड़ा और 20 का फिर से क्या 1/2 करना पड़ा। इसका मतलब मैंने मुझे निकालना पड़ा कि सैक्रिफाइस करना कितना पड़ेगा, तो 10 आंसर आया। अब मुझे अगर ये बताइए, अगर मैं आपसे सीधे कह दूं, मैं ये 1/2 की बात ना करूं अगर मैं सीधे बोल दूं कि मुझे 20 रुपीज चाहिए और मुझे 10 चाहिए ए से और 10 चाहिए बी से, तो बताइए मुझे क्या इस बार क्या मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करना पड़ेगा? नहीं। तो इसका मतलब अगर सी डायरेक्टली बोल दे, जैसे जहां देखना, अगर सी 1/5 मांग रहा है तो इस रेशो में मांग रहा है, अगर वो रेशो का यूज ना करके ये बोल दे कि मुझे जो मैंने मांगा 1/5 मुझे 215 चाहिए किससे ए से और 115 किससे चाहिए बी से, तो मुझे बताइए क्या हमें कोई मल्टीप्लाई कुछ करना पड़ता? अगर यही चीज बोल के रख देते कि मुझे ए से चाहिए 2/15 और बी से चाहिए क्या 1/15, वो इस बार ऑफ हिज शेयर की बात नहीं करेगा, इस बार वो सीधे फ्रॉम की बात करेगा कि मुझे डायरेक्ट उससे इतना चाहिए, और अगर डायरेक्ट उससे इतना चाहिए तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। तो इसका मतलब इस तरह के एक मैं सम देख लूं तो फिर वो वाला हमारा जो अपना पार्ट है कि जिसमें सी अपना खुद रिक्वायरमेंट रखता है वो चीज खत्म हो जाएगी। पहले केस में आपने देख लिया मल्टीप्लाई वगैरह, अब मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट कैसे हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करना कि नहीं। जब भी ऑफ हिज शेयर, जब भी अगर देखिए एक सिंपल सी बात है, जब सी खुद बोल देना मुझे इतना चाहिए तो इसका मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी वो सी के शेयर के साथ होगी, या तो सीधा बोल देगा वो या वो खुद कहेगा कि मुझे मेरे शेयर का, ऑफ हिज शेयर। जब ऑफ हिज वर्ड लिखा होगा तो हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। चलिए मैं एक और करता हूं आपके लिए। देखिए इसमें लिखा कि ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशो 3:2:1, 3 पार्टनर है 3:2:1। कहते हैं जी दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर। लो जी डी हमारा आ गया नया पार्टनर, और डी ने कहा कि मुझे चाहिए 1/8। देखिए अभी हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, अभी सी की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही चल रहे हैं, जिसमें सी खुद कह रहा है कि मुझे इतना चाहिए, और चाहिए भी क्या इन पार्टनर से इतना इतना। लो जी फिर आगे लिखा विच ही एक्वायर्ड, मैं लिख देता हूं लाइन। इसने कहा, डी ने कहा जी मुझे चाहिए 1/8, विच ही एक्वायर्ड 116 फ्रॉम ए एंड 116 फ्रॉम अच्छा 116 फ्रॉम बी एंड 116 फ्रॉम सी। देखिए जरूरी नहीं है कि अगर कोई नया पार्टनर आए तो उसके लिए सारे पार्टनर क्या सेक्रीफाइस करें। हो सकता है कि कुछ पार्टनर कहें कि हमारी रेशो में क्या कोई चेंज नहीं आना चाहिए, नए पार्टनर की वजह से मेरे रेशो में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो सिंपल सी बात हुई क्या, अब सम ये ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, उनकी रेशो क्या 3/6, 2/6 और 1/6। देखिए फिर से नया पार्टनर डी आया और डी ने कहा जी मुझे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए कितना 1/8 का। अच्छा ये 1/8 तो उसको चाहिए था, अगर इतना ही सम होता तो क्या लेट प्रॉफिट 1 से चलते। अब हम थोड़ा सा आगे जा चुके हैं और डी ने कहा कि मुझे विच ही एक्वायर्ड 116 फ्रॉम बी एंड 116 फ्रॉम क्या सी। देखिए इसमें डी ने ये नहीं कहा कि मुझे मेरे शेयर का यानी कि 116 का ऑफ हिज शेयर का मुझे 116 चाहिए बी से और 116 क्या सी से। इस बार उसने डायरेक्टली बोल दिया हुआ, डायरेक्टली कहा कि मुझे 116 चाहिए किससे ए से अपना बी से, और 116 ही किससे चाहिए सी से। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट क्या हुए सैक्रिफाइस। देखिए प्लस करके देखते हैं क्या वाकई में डी का 1/8 बनता है कि नहीं। देखिए पहले चेक कर लेते हैं। लो जी बी ने कहा, उसने बी से लिए कितने 116, इस बार सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है कि मुझे इतने इतना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि 20 रुपए मुझे चाहिए, अगर मैं सीधा बोल दूं कि मुझे ए से 10 चाहिए और बी से क्या 10 चाहिए तो मुझे निकालने की जरूरत है नहीं। तो इस बार डी ने कहा कि मुझे चाहिए 1/8, मेरा 1/8 पूरा कर दीजिए। उसने कहा जी मुझे 116 चाहिए बी से और 116 किससे चाहिए सी से। ऑफ हिज शेयर वर्ड यूज नहीं करा गया, तो इसका मतलब डी को 2 पार्टनर से बी और सी से 116 और 116 मिला। तो 16 का बेस आया 16, तो 1 + 1 कितने 2। अब 2/16 आया, अब 2/16 को जब कट करूंगा तो ये बनेगा कितना 1/8। तो इसका मतलब इस बार मुझे सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी हमें क्या
दे रखा था। तो इसका मतलब करेंगे क्या, सैक्रिफाइस करा किसने, देखिए सम के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइस करा सिर्फ किसने, बी और सी ने। तो बी और सी ने जितना जितना सैक्रिफाइस किया वो उनकी रेशो से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, वो आ गई क्या, न्यू रेशो। चलिए ये वाले सम हो गए हमारे, जिसमें सी खुद कहता है कि या तो हमें सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा या तो डायरेक्टली वो बोल देगा मुझे इतना चाहिए। अब सी की रिक्वायरमेंट खत्म। अब क्या होगा, अब कुछ सम ऐसे करे जाएंगे जिसमें डी कुछ नहीं बोलेगा कि मेरा शेयर कितना। तो खुद सोचिए, जब डी कुछ नहीं कहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डी के लिए शेयर बनेगा, चाहे कोई भी नया पार्टनर आएगा, उसके लिए कौन देखेगा, उसके क्या, ओल्ड पार्टनर्स। चलिए एक दो सम उसके करते हैं। चलिए इसमें लिखा है कि ओल्ड पार्टनर ए और बी, और इनकी जो रेशो दे रखी है वो दे रखी है 7:3। ए बी पार्टनर है और रेशो क्या गिवन है, 7:3, मतलब 7/10 और 3/10। और एक चीज और समझिएगा, अगर कभी भी आपको ओल्ड रेशो गिवन ना हो तो उस रेशो को क्या मान लिया जाएगा, अपनी इक्वल रेशो, जितने पार्टनर होंगे उसमें क्या, इक्वल। तो चलिए अब मैं सम करने जा रहा हूं जिसमें नया पार्टनर कुछ नहीं कहेगा कि मुझे कितना चाहिए। तो देखना उस सम को कैसे किया जाएगा। मैंने इसमें कहा कि ओल्ड पार्टनर जो है उनका शेयर है 7:3। कहते जी सी नया पार्टनर आया, लेकिन सी ने कुछ नहीं कहा। अगर खुद सोचिए, अगर सी ने अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी तो फिर सी को जो हिस्सा मिलेगा वो देगा कौन, ए और बी। इस मतलब इस बार ए और बी खुद डिसाइड करेंगे कि कितना उसको दिया जाएगा। मैं लाइन लिख देता हूं, कैसे लिखी जाएगी। इसमें लिखा है कि ए सरेंडर, नए पार्टनर के आने से ए और बी को क्या करना पड़ता है, अपने शेयर का सरेंडर करना पड़ता है, कुछ कुछ हिस्सा। तो उन्हें कहा जी जो है ए है वो सरेंडर करेगा 210 फ्रॉम हिज शेयर। देखिए ए ने कहा कि मैं सरेंडर करूंगा 210 ऑफ हिज शेयर, नहीं फ्रॉम हिज शेयर। अच्छा जी, बी ने क्या कहा, बी ने कहा जी मैं भी सरेंडर करूंगा, मैं सरेंडर करूंगा 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। देखिए पिछली बार भी क्या हुआ था, जब नए पार्टनर ने कहा था कि मुझे इतना चाहिए और उसने डायरेक्टली कहा था मुझे फ्रॉम, उससे इतना चाहिए उससे इतना, फिर मैं सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, डायरेक्टली वही क्या था हमारा सैक्रिफाइस। इस बार भी पूरा ध्यान दीजिएगा, इस बार भी ए और बी ने कहा कि हम ना सी को जरूर शेयर देंगे। देखिए कैसे कहा उन्होंने, ए ने कहा कि मैं सरेंडर कर दूंगा अपने शेयर में से कितना, 2/10। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर का 2/10 दूंगा। इस बार डायरेक्टली उसने बोल दिया, ए ने कहा कि जितना भी मेरा शेयर है उसमें से कितना दे दूंगा उसको, 2/10 दे दूंगा। अगर मैं सिंपल सी बात कहूं, मैं कहूं कि मुझे मिलते थे 100 रुपए और मैं सरेंडर करूंगा 20 फ्रॉम हिज शेयर, तो क्या मुझे 20 डायरेक्टली सैक्रिफाइस मिला कि नहीं, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो देखिए कैसे बनेगा, अब सिंपल सी बात हो चुकी है, ये डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, सैक्रिफाइस मिल चुका है, यानी कि सी को मिलने जा रहे हैं ए से 2/10 और बी से कितने, 1/10। किस वजह से, क्योंकि डायरेक्टली कौन सा वर्ड आया, फ्रॉम वर्ड आ गया। अब करिए देखिए, अब मैं न्यू रेशो कैसे निकालूंगा, मुझे बताइए। ए को जो है पहले कितना मिलता था, 7/10, 3 को अपना बी को कितना मिलता था, 3/10। अब ए ने खुद कहा कि मैं अपने शेयर में से कितना देने के लिए तैयार हूं, मैं इसको देने के लिए तैयार हूं नए पार्टनर 2/10। तो ए का हिस्सा उतने से क्या करेंगे, कम करेंगे। तो बी ने कहा कि मेरे हिस्से में से निकाल लीजिएगा 1/10 और दे दीजिएगा सी को, तो बी के हिस्से से भी निकाल दिया। अब सी की बात करते हैं, सी को किस किस से प्रॉफिट अपना शेयर मिला, कहते हैं जी ए से मिला 2/10 प्लस बी से मिला कितना, 1/10। तो करिए, जब 10 बेस आएगा तो 7 में से 2 गए तो हमारा 5/10 आ गया, 3 में से 1 गए 2/10 आ गया, और यहां पर क्या 10, तो 3 + 1 कितने, 3 + 3/10। तो नई रेशो बनी 5:2:3। तो सिंपल सी बात है, जब फ्रॉम वर्ड लिखा होगा तो इसका मतलब वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम इतना सैक्रिफाइस करने को तैयार है। अब मैं मल्टीप्लाई वाला केस ले चलता हूं आपको, कि मल्टीप्लाई में क्या लिखा होगा। चलिए इसमें लिखा है जी ए बी पार्टनर है और रेशो 3:2। अब देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत है या नहीं।
ऑफ हिज शेयर लिखा होगा तो इसका मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे शेयर का इतने गुना करिए। तो इसमें लिखा कि ए बी क्या है हमारे पार्टनर और उनकी रेशो जो है वो है 3:2। तो फिर से सिंपल 3:2 का मतलब 3 और 2 कितने 5, तो यानी कि 3/5 और 2/5। कहते हैं जी सी नया पार्टनर आ गया पर उसने कुछ नहीं मांगा, यानी कि सी ने इस बार अपनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी। तो इसका मतलब ए और बी खुद कहेंगे कि हम कितना कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। पिछले समय उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि 2/10 मैं दूंगा, बी कितना देगा 1/10, तो सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमें क्या मिला सेक्रीफाइस। इस बार ध्यान से देखिएगा, इस बार ए ने कहा कि हाँ पिछली बार की तरह मैं सरेंडर करूंगा। ए कहता है जी मैं सरेंडर करूंगा 1/4 करूंगा 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, नहीं ऑफ हिज शेयर। अब ऑफ हिज शेयर का मतलब यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मिलता है 100 रुपए, तो मैंने कहा जी मैं अपने शेयर का आधा हिस्सा किसको दूंगा, सी को। तो मुझे बताइए क्या आप 100 का 1/2 करोगे या नहीं, करना पड़ेगा। 100 का 1/2 करेगा तभी 50 आएगा, या तो मैं डायरेक्टली बोल देता फ्रॉम 50 ले लीजिए। पर इस बार मैंने कहा क्या, मैंने कहा जी ए सरेंडर करेगा, ए सरेंडर करेगा पर करेगा कितना 1/4। 1/4 किसका, ऑफ हिज शेयर, यानी कि ए ने कहा कि मेरे हिस्से का 1/4 करिए और दे दीजिए सी को। इसका मतलब हुआ इस बार मुझे सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। अच्छा बी ने क्या कहा, बी ने कहा जी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ क्या बी ने कहा मैं भी सरेंडर करूंगा, बी ने कहा मैं भी क्या सरेंडर करूंगा, लेकिन मैं कितना करूंगा, मैं करूंगा 1/5 फ्रॉम मैंने कहा जी ऑफ हिज शेयर। तो बी ने कहा कि मेरे शेयर का 1/5 कर लीजिएगा, जितना आएगा वो किसको दे दीजिए, सी को दे दीजिए। तो चलिए आइए सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा इस बार, क्योंकि डायरेक्ट फ्रॉम नहीं था। तो क्या कहा ए ने कहा कि ऐसा करिए मेरा शेयर है 3/5 और उसका 1/4 कर लीजिए, और 1/4 करके तो अगर 1/4 करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कितना है ये 3/20, 3/20 दे दीजिए किसको, सी को। बी ने भी क्या कहा, बी ने कहा जी मुझे मिलता है 2/5, मेरे शेयर का 1/5 कर लीजिए, मेरे शेयर का जब 1/5 करोगे तो आएगा क्या 2/25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का सैक्रिफाइस जो है वो 3/20 और बी का सैक्रिफाइस क्या 2/25। एक चीज याद रखिएगा, आगे जाके जब कैलकुलेशंस करी जाएंगी तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि बेस हमेशा सेम हो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां से मुझे यही पता चल चुका है, ऑल्ड रेशो भी पता चल चुकी है और क्या अपना सैक्रिफाइस भी पता चल चुका है, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे करता हूं कि अब मैं न्यू रेशो में निकाल लेता हूं। ये देखिएगा ए और बी और क्या सी, क्योंकि ओल्ड रेशो भी पता, न्यू रेशो भी पता है। अब हमें सिर्फ अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पता है, अब हमें चाहिए न्यू रेशो। मुझे बताइए ए को पहले कितना मिलता था, ए को मिलता था 3/5 और 2 को कितना मिलता था 2/5। अच्छा ए और बी जितना सैक्रिफाइस करेंगे वो हिस्सा किसको जाएगा, सी को। तो मुझे बताइए ए से जो मिला वो कितना मिला 3/20, मुझे बताइए बी से कितना मिला, ये मिला 2/25। तो ये बनेगी नई रेशो। मुझे बताइए ए को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, सर ए को सैक्रिफाइस करना पड़ा 3/20 का, और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ा 2/25 का। तो सिंपल सी बात, जो पहले ए और बी को मिलता था उसमें से उतना माइनस कर दीजिए जितना उन्होंने क्या करा सैक्रिफाइस करा। तो मैंने क्या करा, ए का जितना गया वो माइनस करा। तो चलिए करिए, बेस कितना ले लूं, चलिए अगर 100 आपका बेस ले लेता हूं, 20 और 5 तुझे के टेबल में आ जाएंगे। तो ये 20 × 60 और ये क्या 15, तो ये आया 45/100। अब इसमें भी क्या करें, चलो जी इसमें भी 100 बेस आ गया हमारा, इसका भी 100 लिया जा सकता है। तो ये 40, तो ये आएगा 32/100। अब ये कर लीजिए, तो चलिए न्यू रेशो हमारे ये 45, 32 और क्या 23। ठीक है जी, ए और बी की ओल्ड रेशो में से हमने जितना उन्होंने सैक्रिफाइस करा वो माइनस किया, और जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया वो सी के अकाउंट्स में प्लस करके हमने बेस का इक्वल करके उनकी रेशो निकाल दी। तो हमने जो ओल्ड पार्टनर्स है जो खुद कहते हैं कि हम इतना शेयर देंगे उसके हमने सम कर लिए। एक तो डायरेक्ट सैक्रिफाइस था, जब फ्रॉम वर्ड लिखा होगा तो डायरेक्ट ए और बी से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। और एक कंडीशन ऐसी जिसमें ए और बी कहेंगे कि पहले मेरे शेयर का ऑफ हिज शेयर, मेरे शेयर का इतना करिए उतना हम सैक्रिफाइस करेंगे। तो चलिए हमें मल्टीप्लाई का भी पता चल चुका है और कब को हमने माइनस करना वो भी पता चल चुका है। एक थोड़ा सा टिपिकल सम है वो लास्ट में मैं आपको करता हूँ। इसके अलावा कोई भी अगर आपको कोई डाउट आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि सर ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमें क्या थोड़ा मुश्किल लगा।
तो चलिए एक लास्ट सम मैं आपके लिए करता हूं, ध्यान से करना। इसमें लिखा है जी ए बी पार्टनर है 3:2। चलिए सिंपल सा लेते हैं 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। फिर कहते हैं जी दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। लो जी, नया पार्टनर आया सी। अब ध्यान से इस लाइन को देखिएगा, सी जो है वो एडमिट हुआ इनटू पार्टनरशिप में। हु एक्वायर, देखिए इस बार सी ने शर्त भी रखी, ये नहीं बताया सी ने कि मैं शेयर कितना लूंगा। पिछले हमने जो भी सम किए उसमें अगर सी ने कभी भी अपनी डिमांड रखी तो उसने ये कहा था कि मुझे इतना चाहिए, यानी कि मुझे 1/5 चाहिए, और उस 1/5 का मुझे ए और बी से इतने इतने हिस्से के साथ चाहिए। इस बार हुआ क्या, ये भी नहीं बताया सी ने मुझे चाहिए कितना, बस सी ने एक कंडीशन रखी कि सी एंटर इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। जब भी हिज वर्ड आ जाए तो इसका मतलब पक्का हमें शेयर से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तभी हमारा सैक्रिफाइस निकलेगा। तो उसने कहा जी मुझे मेरे शेयर का, हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। चलिए पहले ऑफ हिज वर्ड आ चुका है, उसके बाद लिखा जी एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। ऑफ हिज वर्ड नहीं लिखा, उसके बाद लिखा फ्रॉम ए एंड 4/25 शेयर फ्रॉम बी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए पूरे ध्यान से सम करिएगा, बिल्कुल इजी सम है। मुझे बताइए, ओल्ड रेशियो तो हमें पता ही है। हुआ क्या, इस बार ए और बी ने खुद नहीं कहा कि हम सी को कितना प्रोवाइड करेंगे। इस बार सी ने खुद कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा शेयर कितना है, इसमें सी का शेयर नहीं हमें पता, लेकिन सी ने कहा कि मुझे हु एक्वायर, सी एक्वायर करेगा 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये नहीं कहा कि मुझे चाहिए कितना, कहता जी जितना भी मेरा शेयर होगा उसका 1/5 मुझे किससे चाहिए, मुझे चाहिए ए से। और यह इस लाइन पर आइएगा, इसमें यह नहीं लिखा कि उसे उसके शेयर का कितना चाहिए, उसने कहा मुझे ना 4/25 चाहिए, किससे, बी से। तो पंगा ये पड़ा कि इस बार ना तो ओल्ड पार्टनर्स ने कुछ कहा, पंगा ये पड़ गया कि सी का हमें शेयर तो नहीं पता, लेकिन सी की डिमांड पता है कि मुझे ए से कितना चाहिए और बी से कितना चाहिए। उसने कहा कि जितना भी मेरा शेयर होगा मैं एक्वायर करूंगा उसका कितना 1/5। जैसे मैं आपसे कहूं, मान लो सी यहाँ पे कहता कि मुझे 1/7 चाहिए शेयर, तो फिर अगर ऐसे बोलता कि उसका 1/5 मुझे किससे चाहिए, ए से, तो मैं 1/7 का 1/5 करता। लेकिन इस बार तो मुझे पता ही नहीं है कि सी का शेयर कितना, तो उसने कहा जी जितना भी मेरा शेयर है उसका 1/5 करिए और मुझे चाहिए किससे, ए से चाहिए। और यहां पे उसने डायरेक्ट बोल दिया, उसने कहा जी मुझे डायरेक्टली बी से कितना चाहिए, 4/25। अब ध्यान से देखिएगा जरा, सैक्रिफाइस कौन करेगा, सैक्रिफाइस करेगा ए और बी। अब ध्यान से देखिएगा, ये फ्रॉम वर्ड आ गया, इसमें बी का हमें डायरेक्टली क्या गिवन है, हमें गिवन है आंसर। बी जो है उसका डायरेक्टली क्या गिवन है, सैक्रिफाइस। और ए का देखिएगा, सी ने कहा कि मुझे ए से मेरे शेयर का 1/5 चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि सी का शेयर कितना, पर उसने जरूर कहा कि उस शेयर का कितना करिए, 1/5 करिए, उतना मुझे ए से चाहिए। अब ये तो चीज पूरी तरह से कंफर्म है कि अगर 5 हिस्सों में से एक हिस्सा मांगा गया ए से, तो पक्की बात है कि जितना भी उसका हिस्सा होगा बी से कितना मांगा गया होगा, 4/5। ठीक है जी, फिर से समझिएगा, सी ने कहा कि मुझे मेरे शेयर का 1/5 किससे चाहिए, ए से। मुझे पता ही नहीं सी का शेयर कितना है, तो मैंने यहां पे निकाल दिया, क्वेश्चन मार्क डाला। मैंने कहा जी जो भी सी का शेयर होगा उसका 1/5 करेंगे, वो कौन देगा, ए देगा। अब नीचे आइए, नीचे मुझे ये बताइए कि उसने बी से डायरेक्टली मांग लिया, कहता जी मुझे चाहिए बी से कितना, फ्रॉम बी से 4/25, तो ये हमारा आंसर है। तो फिर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर सी ने अपने शेयर का 1/5, अगर 1/5 यानी कि 5 में से एक हिस्सा किससे मांगा, ए से, तो बाकी कितने हिस्से बी से मांगे गए होंगे। तो ये सिंपल सी चीज है कि बी से मांगे गए होंगे कितने, 4/5। अब मुझे बताइए ये 4/25 जो आंसर आया, यहां पर क्या किया गया होगा, ऐसा क्या सी का शेयर होगा जिसका 4/5 करने से 4/25 आया। तो मुझे बताइए ये 4/5 है, तो इसका ऊपर तो एक ही होगा, यानी कि 1 × 4 4। तो मुझे बताइए 25 आंसर कैसे आएगा, 25 कैसे आया होगा, पक्का उसका शेयर कितना होगा, पक्का सी का जो अपना शेयर होगा वो कितना होगा, 1/5। तो यहाँ पे निकल आया हमारा। तो इसका मतलब सी ने मांगा था 1/5, और उस 1/5 का 1/5 मांगा गया किससे, ए से, और बाकी जो बचा 4/5 वो किससे मांगा गया, बी से। तो इस आंसर की वजह से हमें पता चला, तो इसका मतलब ए का सैक्रिफाइस जो है वो 1/25 है, और बी का जो सैक्रिफाइस है वो कितना, 4/25, और हमारे बेस भी बिल्कुल क्या, सेम। तो चलिए
कोशिश थी मेरी कि काफी हद तक मैं आपको इजी तरीके से समझा पाऊं। अगर ये लास्ट में आपको सम फिर भी थोड़ा मुश्किल लगता है तो एक बार फिर से जैसे मैंने कहा इसको रिपीट करिए, सिंपल से एक बार फिर समझा देता हूं कि सी ने इस बार कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा शेयर कितना है, पर जितना भी मेरा शेयर है उसका 1/5 मुझे ए से चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि इस सी का हिस्सा कितना है, पर मुझे क्वेश्चन मार्क डाला था, पर उसी शेयर का 1/5 करने से 1/5 लिया गया ए से, तो बाकी रेस्ट किससे लिया होगा 4/5, वो 4/5 लिया गया बी से, और इसका आंसर भी हमें पता था। तो ये 4/25 कैसे आया होगा, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा, 4/5 तो था, तो मैंने कहा जी 4 को 1 के साथ यहाँ 1 आएगा 4, और यहाँ से 5 से क्या 5 को मल्टीप्लाई। तो आई होप कि रेशो का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से करिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, ये सारी रेशो लगभग क्या आपकी क्लियर है। तो अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि नए पार्टनर के आने की वजह से गुडविल में क्या चेंजेस आएंगे, किस किस तरह से कैलकुलेशंस करी जाएंगी। पहले आप रेशो पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि रेशो में अगर एक भी गलती हुई तो पूरा चैप्टर हमारा गलत हो सकता है। तो रेशो को पूरे ध्यान से करिए, और मैंने पूरी कोशिश की है कि माइनस मल्टीप्लाई ये वो सारा कुछ आपको पता चले। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।